नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि इन खबरों के बारे में आपकी एक समझ विकसित हो सके और इस समझ के आधार पर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा किसी स्टेट पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है कि पिछले सप्ताह में जितनी भी पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर इस तरह से चर्चा की जाए ताकि आपकी एक व्यापक समझ का निर्माण हो सके। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी वे महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। चार महत्वपूर्ण खबरें थी। कौन कौन सी थी? एक है केसर रीड टेल डेमसल फ्लाई। इसको हम सेफ्रॉन रीड टेल डेमसल फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने आप में एक इंसेक्ट है, इसके बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट का ये स्थानिक है, यानी केवल पश्चिमी घाट में ही ये पाया जाता है। 110 ग्लेशियर गायब हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो इसके संबंध में किस प्रकार का डेटा हमारे सामने आता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। 2025 की शुरुआत रिकॉर्ड गर्मी से हुई है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक पूरी तरह से आंकड़े हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितने आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि जनवरी 2025 अब तक का सबसे गर्म महीना हो सकता है पिछले 100 सालों का। तो इस आंकड़ों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से चूहों की बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है। यह भी एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है एक महत्वपूर्ण पत्रिका में। तो इस अध्ययन में किस तरह की बातें कही गई हैं, उसको जानना भी महत्वपूर्ण है। और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ये बेहतर तरीके से समझने के अंतर्गत विशिष्ट उदाहरण हो सकता है और आपकी न केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की तैयारी में महत्वपूर्ण है पेपर 3 को लेकर के, बल्कि पेपर 4 के एथिक्स पेपर में भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का एक व्यापक प्रभाव अन्य जीवों पर भी पड़ सकता है। किसी जीव की संख्या को घटाने में उसका प्रभाव हो सकता है, तो किसी अन्य जीव की संख्या बढ़ाने में भी उसका प्रभाव हो सकता है। और परिणामतः जूनोटिक बीमारी, यानी ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में जाती है, उन बीमारियों को बढ़ाने में इसकी व्यापक भूमिका हो सकती है। तो इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं पहली खबर, जो केसरिया रीड टेल डेमसल फ्लाई से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है, और इसका जो रंग है वो केसरिया के समान होता है, इसलिए इसको केसरिया रीड टेल डेमसल फ्लाई कहते हैं। बहुत ही पतला शरीर होता है, बहुत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पतला लंबा शरीर होता है, पंख होते हैं इसके। तो इसकी पर्यावरणीय भूमिका पर भी चर्चा करना जरूरी है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार इसकी जो उपस्थिति है वो कर्नाटक में नेत्रवती नदी के किनारे देखी गई है। दो प्रकृति विज्ञानियों ने इसकी उपस्थिति को देखा है कर्नाटक में पहली बार। सामान्यतः ये केरल और तमिलनाडु में देखी गई है और पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजाति जो केवल उसी क्षेत्र में मुख्यतः एक्सक्लूसिवली पाई जाती है, वहीं पर पाई जाती है। उस प्रजाति को सामान्यतः हम स्थानिक प्रजाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। खबरों में इसलिए है क्योंकि दो प्रकृति विज्ञानियों ने कर्नाटक में नेत्रवती नदी के किनारे इसको पहली बार देखा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है इंडोस्टिक्टा डेकानेंसिस। इसका वैज्ञानिक नाम है। आमतौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? केसरिया रीड टेल डेमसल फ्लाई के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर का रंग केसरिया होता है। किस परिवार से संबंधित है? इसके परिवार का नाम है प्लाटिस्टिक्टिडे, इसके परिवार का नाम है, और इसे आमतौर पर शैडो डेमसल फ्लाई के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हुई। अगर इसके रूप के बारे में बात करें तो बहुत पतला और नाजुक प्रकार का कीड़ा होता है। दुर्लभ प्रजाति है जो भारत के पश्चिमी घाटों की स्थानिक मानी जाती है। स्थानिक का मतलब अभी हमने समझ लिया, जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में यह स्थानिक रूप से पाई जाती है। अगर हम इसके आवास की बात करें तो ये ऐसे जल स्रोतों में पाई जाती है जो घने पौधों से घिरे होते हैं, और अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए इसे शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इसलिए आमतौर पर अगर आप देखेंगे कि इसकी उपस्थिति धीमी गति से बहने वाली जंगलों की नदियों के पास ही होती है, क्योंकि वो काफी साफ पानी वहां पर होता है। अब तक इन डेमसल फ्लाई की जो उपस्थिति है वो दक्षिणी पश्चिमी घाटों, केरल और तमिलनाडु में ही देखी गई थी, और अब इनको कर्नाटक में भी देखा गया है। इनकी उपस्थिति किस लिए महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
इनकी उपस्थिति एक अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कहीं भी पाई जाती है तो इसका मतलब है कि वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक तरीके से उसकी कार्यप्रणाली चल रही है, क्योंकि ये प्रकृति के अलग चीजों के प्रति या प्रकृति के प्रदूषण के प्रति, प्रकृति में होने वाले बदलावों के प्रति बेहद ज्यादा संवेदनशील है। और अगर कोई भी प्रजाति इतनी ज्यादा संवेदनशील हो तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो थोड़े से बदलाव के प्रति ही बहुत ज्यादा संवेदनशील होने के कारण खत्म होने के कगार पर चली जाती है। इसकी उपस्थिति का सीधा सा मतलब है कि प्रकृति अपने आप में ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये बदलावों और प्रदूषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। तो अपने आप में इनकी उपस्थिति इसलिए खास हो जाती है। यहां पर हम डेमसेल फ्लाई के नाम का मतलब समझ लेते हैं कि डेमसेल फ्लाई होता क्या है। डेमसेल फ्लाई एक शिकारी वायुरूपी कीड़ों यानी एरियल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका समूह होता है। और ये किस ऑर्डर में आते हैं, जीवों के किस ऑर्डर में आते हैं, ओडोनाटा ऑर्डर में आते हैं, जिसमें कई तरह की चीजें शामिल होती हैं। जैसे एक तो डेमसेल फ्लाई शामिल हो गया, ड्रैगन फ्लाई भी इसी गण के अंतर्गत, इसी ऑर्डर के अंतर्गत आती है। डेमसेल फ्लाई मुख्य रूप से उथले यानी कम गहरे और ताजे पानी के आवासों में पाई जाती है। सुंदर उड़ने वाले कीड़े होते हैं जिनके पतले शरीर और लंबे जालदार पंख होते हैं। सामान्य रूप से ड्रैगन फ्लाई की तुलना में छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं और कमजोर होते हैं। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी हुई। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की जो नोएडा शाखा है उसमें 2 महत्वपूर्ण बैच आईएएस जीएस फाउंडेशन के हमारे प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे, और इंग्लिश माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बैच और प्रारंभ होने वाले हैं प्रयागराज में और लखनऊ में, दोनों ही हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच हैं। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे, और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब एक और खबर पर चर्चा करते हैं जो कि 110 ग्लेशियर गायब होने से जुड़ी हुई है। और ये कहां पर 110 ग्लेशियर गायब होने की सूचना या अध्ययन हमें मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त होता है। तो इस खबर पर भी सामान्य नजर डाल लेते हैं। ये एक अध्ययन है और ये अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय और कॉटन विश्वविद्यालय गुवाहाटी, इसके द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कुछ और संस्थाएं भी शामिल हैं। इसके शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले 32 वर्षों में यानी 1988 से लेकर के वर्ष 2020 में 110 ग्लेशियर गायब हो गए। ग्लेशियर के घटने की दर के बारे में बताया गया है कि किस दर से ग्लेशियर लगातार घटते जा रहे हैं। तो ग्लेशियरों के घटने की जो औसत दर है वो 16.94 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष रही है, जिससे कुल 309.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ग्लेशियर का घटा है। ग्लेशियर झील और जोखिम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? जैसे ग्लेशियरों के घटने से चट्टानें बाहर आ गई हैं और ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब अभी हम समझेंगे। जो ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ का खतरा पैदा करती हैं, जैसा कि 2023 में सिक्किम में प्राकृतिक आपदा के दौरान देखा गया था कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण वहां बहुत बड़ी आपदा हमें देखने में मिली थी। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मान लिया कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते भी हैं। मान लिया अगर तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसमें कई तरह की चीजें, छोटे छोटे कण भी शामिल होते हैं, मलबा शामिल होता है। तो उसके आसपास इस प्रकार की संरचना भी खड़ी हो जाती है, जिसको हम मोरेन के नाम से जानते हैं। तो ग्लेशियर जैसे जैसे बड़े मात्रा में पिघलते हैं तो ये जो लेक उसके पिघलने से बनती है, इसका दायरा फैलता चला जाता है। लेकिन इसकी जो संरचना है जो इसको रोक कर रखती है, नीचे के क्षेत्र में जाने से रोक करके रखती है, जिसको हम मोरेन के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट संरचना नहीं होती, बहुत मजबूत प्रकार की संरचना नहीं होती, क्योंकि ये मलबे से बनी होती है। या आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे जो कंकड़ पत्थर होता है उससे बनी होती है। तो जैसे जैसे इसमें पानी भरता चला जाता है, इसकी क्षमता नहीं रहती इस पानी को संभालने की, ये अचानक टूट जाता है और नीचे बहुत तेजी से पानी आता है।
जिस प्रकार से हमने वर्ष 2023 में सिक्किम में आई आपदा के दौरान देखा कि जब ये टूटता है तो निचले क्षेत्रों में बहुत तेजी से बाढ़ आती है, जो अपने आप में बहुत भयानक दृश्य पैदा करती है, बहुत नुकसान भी करती है, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करती है बल्कि जनहानि भी करती है। तो अपने आप में जो ग्लेशियर का क्षेत्र है, अगर वो बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं तो इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में बढ़ सकती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 1988 से वर्ष 2020 तक अरुणाचल प्रदेश के 110 ग्लेशियर गायब हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। हिमालय ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन के संबंधों पर बात कर लेते हैं। वैश्विक तापमान और क्षेत्रीय तापमान को अगर देखें तो इस अध्ययन में बताया गया है, जो अध्ययन किया गया है कॉटन विश्वविद्यालय के द्वारा और नागालैंड विश्वविद्यालय के द्वारा, कि जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का अधिकांश हिस्सा उसमें शामिल हो जाता है। तो पूर्वी हिमालय वैश्विक औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है उससे तेजी से गर्म हो रहा है। तो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि तेजी से बढ़ रही है और उस वृद्धि को कम करने के प्रयास सभी देश लगातार कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत दिसंबर 2015 में हुआ पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता विशेष रूप से खास हो जाता है। लेकिन उस समझौते के भी परिणाम जिस प्रकार से सामने आने चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं। और लगातार जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो वायुमंडल में बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना हमारे सामने है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में हमें देखने में आया है कि तापमान में हर वर्ष, हर दशक में 0.1 डिग्री सेल्सियस से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो रही है। इससे ग्लेशियरों पर प्रभाव पड़ा है। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के जो छोटे ग्लेशियर हैं, जिनका जो दायरा है वो 5 वर्ग किलोमीटर से छोटा है, वो सबसे तेजी से घटे हैं, जिससे ग्लेशियरों की घटने की दर बहुत तेज हो गई है। और भविष्य में अनुमान लगाया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक, यानी 21वीं शताब्दी के अंत तक तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और वर्षा में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जो अपने आप में बहुत भयानक परिणाम पैदा कर सकता है। ग्लेशियरों के घटने के परिणाम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं वो पृथ्वी पर ताजे पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, इसलिए ताजे पानी की आपूर्ति पर प्रभाव इसका पड़ सकता है। जैसे हिमालय के जो ग्लेशियर है और हिमालय के ग्लेशियरों से जो नीचे बहने वाली नदियां हैं, चाहे उसमें गंगा हो, यमुना हो, इस तरह की नदियां जो निचले क्षेत्र में रहने वाली बहुत बड़े स्तर पर बसावट है उसके लिए ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और लगभग 1.3 बिलियन आबादी को ताजे पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सिंचाई की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए अगर ताजे पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है तो इस पूरी जनसंख्या की आपूर्ति ताजे पानी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ग्लेशियरों के घटने का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि ताजे पानी की आपूर्ति कम हो सकती है। खतरे भी बढ़ सकते हैं, जैसे पानी के संसाधनों पर प्रभाव डालने के साथ साथ ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़, जो अभी आपको समझाया था, ग्लोव, और अन्य पर्यावरणीय खतरों का भी जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी, इकोसिस्टम पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो ग्लेशियरों ने इकोसिस्टम बनाया है वो पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर है, खासतौर से हिमालय वाले जो ग्लेशियर है, इसको थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। एक नॉर्थ पोल हो गया, जो कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र में है। एक साउथ पोल हो गया अंटार्कटिक क्षेत्र में। और इन दोनों पोल के अलावा जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पोल, वो हिमालय का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर ग्लेशियर के पिघलने की दर ज्यादा बढ़ती है तो एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, इम्बैलेंस पैदा होगा और जिसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। और इसलिए जलवायु परिवर्तन की इस घटना पर ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि इस घटना को कहीं ना कहीं और ज्यादा वर्स्ट होने से और ज्यादा खराब होने से रोका जा सके। और इसलिए इस प्रकार के अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम एक और अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं जो फिर से जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हाल ही में जिस प्रकार की खबरें आई हैं, जिस प्रकार का अध्ययन आया है, वो बताता है, हालांकि अभी इसमें और चीजें आने की आवश्यकता है, कि वर्ष 2025 की जो शुरुआत है वो बहुत गर्मी से हुई है। और वर्ष 2025 का जो जनवरी महीना है ये अपने आप में अब तक का सबसे गर्म महीना हो सकता है। ये अध्ययन हमारे सामने आया है और ये अध्ययन प्रकाशित भी हुआ है एक पत्रिका में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने आंकड़े आते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ला नीना के प्रभाव से 2025 में मौसम ठंडा रहेगा।
जलवायु वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि दिसंबर 2024 से फरवरी से अप्रैल 2025 में ला नीना का प्रभाव हो सकता है, और ला नीना के प्रभाव से ये देखने में आ सकता है कि जो औसत तापमान है उसमें सामान्यतः एक तरह से गिरावट आनी चाहिए, लेकिन ला नीना के प्रभाव के बावजूद भी गिरावट नहीं आई है। ला नीना या एल नीनो क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे। यहाँ पर आप खबर देख लीजिए पहले। जनवरी में तापमान सामान्य से अधिक रहा है। जनवरी 2025 अब तक का सबसे गर्म जनवरी हो सकता है, और औद्योगिक काल से पहले, औद्योगिक काल यानी 1850 से 1900, हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसको फैलने में समय लगा। इसलिए औद्योगिक काल को सामान्यतः जब हम जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बात करते हैं तो 1850 से 1900 का समय लगा लिया जाता है। तो इससे पहले की तुलना में जो तापमान है वो 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इस अध्ययन में ये बात सामने आई है। खासतौर से जो यूरोपियन सेंटर के द्वारा अध्ययन किया गया है, यूरोपियन सेंटर द्वारा जो अध्ययन किया गया है, जो वेदर फोरकास्टिंग, यूरोपियन सेंटर की वेदर फोरकास्टिंग एक एजेंसी है, उसका मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है जिसको हम ERA5 के नाम से जानते हैं। उसने आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि जनवरी में दुनिया भर में गर्मी का जो स्तर है वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में तापमान अधिक रहा है। दरअसल ERA5 जलवायु संबंधी, चाहे वो भूमि से जुड़ा हुआ हो, भूमि से जुड़े हुए जलवायु वेरिएबल्स हो, या समुद्र से जुड़े हुए जलवायु वेरिएबल्स हो, या वायुमंडल से जुड़े हुए जितने भी जलवायु वेरिएबल्स हैं, जलवायु चर हैं, उनके बारे में एक वैश्विक डेटा सेट है। इसके माध्यम से हमें उस वैश्विक डेटा सेट के बारे में पता चलता है। तो इसी ने कहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में तापमान अधिक रहा है जनवरी 2025 में। 31 जनवरी 2025 को जमैका, जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और मेडागास्कर, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, दोनों ही जगह पर तापमान के रिकॉर्ड टूट गए हैं, और ये अपने आप में एक चिंता करने वाली घटना है। लानीना और उसके प्रभाव को देखते हैं। लानीना और एल नीनो को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो है पूर्वी पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर, और आप कह सकते हैं पूर्वी के साथ साथ मध्य विश्वतीय प्रशांत महासागर में जो सतही औसत तापमान है उसका सामान्य से अधिक हो जाना। जब ये तापमान अधिक हो जाता है और यहाँ की वायु एक हल्की हो जाती है और ये वायु ऊपर उठने लगती है, तो इसका स्थान ठंडी वायु इस प्रकार से लेती है और हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से हो जाता है। इससे जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें हवाएं कमजोर हो जाती हैं, और एल नीनो का जो प्रभाव ये माना जाता है कि विश्व के इस हिस्से में, विशेष तौर से भारत जैसे हिस्सों में, इससे मॉनसून भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से हो जाता है। एल नीनो ये हुआ, और ला नीना इसके विपरीत घटना है। इसमें पूर्वी और मध्य विश्वतीय प्रशांत महासागर में जो औसत तापमान है, औसत सतही तापमान है, ये एवरेज तापमान घट जाता है, ये कम हो जाता है। और जब ये घट जाता है, ये ठंडा हो जाता है, तो ठंडी जलवायु आप जानते हैं कम वायु तापमान की तरफ बहती है, कम तापमान की तरफ बहती है। तो ये हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से हो जाता है, और लानीना की घटना से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में, इंडोनेशिया में बाढ़ जैसी घटनाओं की भी स्थिति देखने को मिलती है, और भारत में ये बेहतर मानसून के लिए जिम्मेदार है। और ला नीना से ये माना जाता है कि पूरे विश्व में जो औसत तापमान है उसमें भी गिरावट आती है। लेकिन हाल ही में जो अध्ययन आया है उसने ये बताया है कि ला नीना के सक्रिय होने के बावजूद भी जनवरी 2025 का जो तापमान है वो अपने आप में अब तक का सर्वाधिक रहा है, और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। ला नीना प्रशांत महासागर की मौसमी घटना है जो अल नीनो के विपरीत तापमान में गिरावट के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ला नीना के दौरान वैश्विक तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जनवरी 2025 में देखने में आया है कि असामान्य रूप से गर्मी देखी गई है। और विशेषज्ञों ने क्या कहा है इसके बारे में? उनके अनुसार प्रशांत महासागर में 2023-24 के अल नीनो प्रभाव का असर पहले ही कमजोर हो चुका है। यानी अल नीनो का जो प्रभाव रहा, आपने सुना होगा, वो जुलाई 2023 से जून 2024 तक रहा है, जून 2024 तक। और लानीना का जो प्रभाव है, लानीना दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है, और यह माना जा रहा है कि ये फरवरी अप्रैल 2024 तक इसका प्रभाव रहेगा, जो कि वैश्विक स्तर पर एक औसत तापमान में गिरावट को बल प्रदान करता है। लेकिन ये गिरावट को बल प्रदान करने के बावजूद भी सामान्य तापमान अधिक रह रहा है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली घटना है।
तो आप देख सकते हैं कि विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रशांत महासागर में 2023-24 के अल नीनो का प्रभाव जो है वो पहले ही कमजोर पड़ चुका है, जिससे ला नीना के बावजूद तापमान में वृद्धि अपने आप में चिंताजनक है। वर्ष 2024, वर्ष 2020 और वर्ष 2016 के मुकाबले जनवरी 2025 में अधिक गर्मी दर्ज की गई, जबकि ला नीना सक्रिय था। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है। एक और अध्ययन इसी प्रकार का है जो बताता है कि जलवायु परिवर्तन की घटना से दुनिया भर में चूहों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और चूहों की संख्या में वृद्धि न केवल कृषि उत्पादन के लिए खतरनाक है, बल्कि चूहे 50 से अधिक जूनोटिक बीमारी का संक्रमण फैलाते हैं। यानी 50 से अधिक ऐसी बीमारियां जो कि जानवरों से मनुष्यों की तरफ जाती हैं, उनका संक्रमण फैलाते हैं। इसलिए अगर चूहों की संख्या में वृद्धि होती है तो बीमारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, कृषि उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी ठीक चीज नहीं है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। तो अपने आप में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति ये जलवायु परिवर्तन की प्रकट करता है। इस अध्ययन को भी ठीक से देख लेते हैं। साइंस एडवांसेस पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। क्या अध्ययन है? ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और बढ़ते तापमान के कारण चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 16 में से 11 प्रमुख शहरों में चूहों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जैसे न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम और शिकागो में वृद्धि देखी गई है। न्यूयॉर्क कहां पर है? न्यूयॉर्क और शिकागो दोनों ही अमेरिका में है। चूहों के बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि वे 50 से अधिक जूनोटिक रोगों का संचार करते हैं। जब हम जूनोटिक रोग की बात करते हैं तो जूनोटिक रोग का मतलब क्या है? ऐसे रोग जो कि जानवरों से किसमें फैले? जानवरों से फैलते हैं मनुष्यों में। तो इन रोगों को हम क्या कहते हैं? जूनोटिक रोग के नाम से जानते हैं। तो 50 से अधिक अगर जूनोटिक रोगों का संचार करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव ये हो सकता है कि मनुष्यों में बीमारी बढ़ने फैलने की जो दर है वो भी बढ़ जाए। चूहों द्वारा किस प्रकार के नुकसान और स्वास्थ्य खतरे हैं? चूहों की उपस्थिति कृषि उत्पादों और खाद्य आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, और एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में इस नुकसान का जो अनुमानित सालाना रिकॉर्ड है, सालाना खर्च है, वो $27 बिलियन आंका गया है। चूहों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों में कौन कौन से रोग आते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस आता है, हंटा वायरस आता है, म्यूरन टाइफस आता है, और ब्यूबोनिक प्लेग भी इसी तरह की बीमारी में आता है जो चूहों द्वारा फैलाई जाती है। इन बीमारियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। अगर हम इसके नियंत्रण और समाधान की बात करें तो शोधकर्ताओं ने चूहों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। कचरे और खाद्य अपशिष्ट के प्रबंधन, स्वच्छता को प्राथमिकता देने की सिफारिश इसके अंतर्गत की गई है। तापमान में वृद्धि और कम वनस्पति वाले शहरों में चूहों की वृद्धि अधिक देखी गई है, जो भोजन और आवास की उपलब्धता से जुड़ी हो सकती है। तो इस समस्या के समाधान की दिशा में भी सभी सरकारों को आगे आना चाहिए, और जो भी समस्याएं हैं उनके लिए एक प्रकार से, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर नगर पालिकाएं व्यवस्थाएं क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, जो प्रशासन है, इन चीजों पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को नियंत्रित भी कर सकते हैं। केवल खाद्य अपशिष्ट का प्रबंधन करके, केवल स्वच्छता को प्राथमिकता दे करके, और कहीं भी भोजन और आवास की उपलब्धता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो अगर सुलझाएं, यानी कहीं भी अगर अपशिष्ट भोजन है या भोजन बर्बाद हो रहा है तो उस पर भी उसकी व्यवस्था करके, उस पर भी नगर पालिका जो प्रशासन है उसका प्रबंधन करके इस तरह की समस्याओं का या चूहों की संख्या पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाने के लिए आगे बढ़ सकती है। अब इन सभी टॉपिक पर एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न क्या है? केसरिया रीड टेल डेमसेल फ्लाई भारत में किस स्थान की स्थानिक प्रजाति है? आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान। दूसरा प्रश्न है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के कौन से ग्लेशियर सबसे तेजी से घट रहे हैं? मध्य आकार के ग्लेशियर 5 से 10 वर्ग किलोमीटर, सभी ग्लेशियर समान दर से घट रहे हैं, बड़े ग्लेशियर 10 वर्ग किलोमीटर से बड़े और छोटे ग्लेशियर 5 वर्ग किलोमीटर से छोटे। तीसरा प्रश्न है जनवरी 2025 का तापमान किसके मुकाबले 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक था? औद्योगिक काल 1850 से 1900 से पहले के मुकाबले, 2020 के तापमान के मुकाबले, 2024 के तापमान के मुकाबले, या 2016 के तापमान के मुकाबले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चूहों द्वारा फैलाई जाती है? आपके ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस,
या स्वाइन फ्लू? तो ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।